आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी सैट पर बातें करेंगे। चोर बाजार से आया टेंशन, ये नाम बहुत फिट बैठता है इस पर, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स को बहुत टेंशन देता है। कोई नहीं, सी सैट फॉर चोर बाजार से आया टेंशन। इसी सी सैट को हम लोग एक्शन में इस तरीके से लेंगे कि छुरा से अब टपकाएंगे इसको। सी सैट छुरा से अब टपकाएंगे। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट से बदल के अब यही नाम हमें रखना है इसका, चोर बाजार से आया टेंशन। तो फ्रेंड्स, सी सैट में आप जानते हैं कि अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कॉम्प्रिहेंशन दो तरह के होते हैं जो यूपीएससी पूछता है। ऐसे तो कई तरह के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, लेकिन जो यूपीएससी पूछता है वो पर्टिकुलरली दो तरह के होते हैं। एक है आपका स्टेटमेंट बेस्ड और दूसरा है वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड पर अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। वर्ड्स कहने का मेरा मतलब, जैसे एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, मैसेज, इस तरह के वर्ड्स आते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि आप आंसर कीजिए। मैसेज में पैसेज में क्या मैसेज दिया गया है, क्या एजम्पशन है, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इन्फेरेंस है। तो इन पर हम काफ़ी टाइम से बातें करते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट लगभग हम सब पर बातें कर चुके हैं, दो और बच गया है। तो आज फ्रेंड्स सेकंड लास्ट वाला है, उसके बाद फिर हम लोग जब ये फिनिश हो जाएगा, तो फिर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिकली जो पोस्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के ही लेकर, फिर हम लोग उस पर सीखना शुरू करेंगे कि कैसे आप कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से सीख सकें कि जहाँ शुरुआत में बहुत गलतियाँ होती हैं, ऑलमोस्ट सारे ही गलत हो जाते हैं, वो वक़्त भी आए जब आप चाहें भी तो भी आपका कोई गलत ना हो। और इसमें कुछ वो स्किल्स भी हम सीखें कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में, कि थोड़ा-सा ही समय बच गया है, 1 आध 2 मिनट बचा हुआ है और आपको 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी स्किल्स हो कि अगर कॉम्प्रिहेंशन बचा हुआ है वहाँ पर, तो उस 1-2 मिनट में 3-4 कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकें। मीन्स बिना पैसेज पढ़े हुए भी आप आंसर कर पाएँ। ये तो तभी संभव हो पाएगा। तो उस इमरजेंसी स्किल्स को भी हम लोग लास्ट में सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पर बात करते हैं। अगला है कोरोलरी। अब देखिए, जब भी हम बात करें वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन की, अगर ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। यूपीएससी यूं ही वर्ड्स नहीं दे देता, लेकिन अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं कि हम इन वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं और सारे पैसेज को एक जैसा लेने लगते हैं, जिस वजह से गलतियों के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये वर्ड्स अलग-अलग हैं तो इनको मीनिंग अलग-अलग हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग पैसेज दिया जाता है। जैसे कि आप मेंस के क्वेश्चंस उठाइए तो उनमें भी कीवर्ड्स आते हैं, डिस्कस करिए, क्रिटिकली एग्ज़ामिन करिए। यही वो वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि आंसर की डिज़ाइनिंग, आंसर का स्ट्रक्चर आप किस डिज़ाइन से करेंगे। उसी तरह यहाँ भी यही बताते हैं कि उस पैसेज का आंसर आपको किस तरीके से करना है। अगर आपने इनके सही मीनिंग को मिस किया, तो यकीन मानिए कि आप आंसर तक सही-सही नहीं पहुँच पाएँगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है अगर सही-सही सॉल्व करना है, और इन्हें 3 फॉर्म में देखना ज़रूरी है। सबसे पहले मीनिंग जो ऐसा होना चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के काम आए। डिक्शनरी मीनिंग हमें नहीं रखनी है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग बेस्ड मीनिंग। उसके बाद बात आती है कि अगर यूपीएससी ने किसी पैसेज के साथ कोई ख़ास वर्ड दे रखा है, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। तो इस वर्ड का पर्पस क्या होता है, उसे भी हमें जानना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हाउ टू सॉल्व। इस वर्ड पे अगर पैसेज आता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आइए फ्रेंड्स, कोरोलरी पर बातें करते हैं। इसका जो मीनिंग है, वैसे अगर इसका मीनिंग आप देखने जाएंगे तो कुछ और ही मिलेगा आपको। इसका मीनिंग होता है परिणाम, अगर आप हिंदी में देखें रिजल्ट।
लेकिन ये मीनिंग आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काम नहीं आने वाला। इसका क्या मीनिंग होगा? मीनिंग 2 लेवल पर आपको रखनी चाहिए। एक ऐसा मीनिंग जो कि वर्ड देखते ही आपके दिमाग में खट से ऐसे क्लिक करे। इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे लगा कि अगर हमारा जो मदर टंग है, उसमें कोई ऐसा मीनिंग हम ढूँढ सकें, तो उससे हम यूजुअली कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, तो खट से क्लिक हो जाएगा। वो आपकी हिंदी हो सकती है, आपकी इंग्लिश हो सकती है या आपका कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। मैं हिंदी लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हिंदी इस मीनिंग के लिए ख़ासकर जो मैं कह रहा हूँ तुरंत क्लिक करें, क्योंकि मैं जानता हूँ मेजॉरिटी की हमारी भाषा वही है। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में अगर आपका कोई और मदर टंग है तो। मीनिंग, इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स कोरोलरी का, ये तो होना ही था। या फिर इसका परिणाम तो यही होना था। अगर पैसेज आपने पढ़ा है और उसके बाद इस मीनिंग पर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लगे कि ये जो चीज़ दी गई है इस पैसेज में, इसका तो यही रिज़ल्ट निकलना था, यही होना था। मतलब ऑप्शन में जो आंसर होगा वो यही होना था। मतलब उसको देख के सीधा लग जाए कि ये तो होना ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं जंग छिड़ी हुई है, तो नुकसान तो होना ही है। अगर जंग हो चुकी है तो आप अगर आपको कहा जाए कि जंग का अनुमान लगाइए बातों का, तो आप क्या अनुमान लगाएँगे? नुकसान तो होना ही था। लोगों की जान तो जानी ही थी। अगर आप बारिश में खड़े हैं, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और बारिश हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप नहीं भीगेंगे? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? अगर आप बारिश में खड़े हैं खुले मैदान में और बारिश हो रही है, तो क्या कहेंगे? अगर कोई खड़ा है तो आप कहेंगे इसको तो भीगना ही था। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं, वहाँ ये गाना नहीं गा सकते हैं कि थम के बरस, ओ ज़रा थम के बरस। ये भी नहीं सोच सकते कि बारिश यहाँ तक तो आए, अब मुझे ना छुए, आस-पास गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बारिश में खड़े हैं, तो ये तो होना ही था, भीगना ही था। तो इसका ये मीनिंग आप दिमाग में रखें पैसेज सॉल्व करते वक़्त। ये तो होना ही था या इसका परिणाम तो यही होना था। और क्या इसका मीनिंग होता है? नेचुरल और डायरेक्ट रिज़ल्ट ऑफ समथिंग। अगर कोई घटना घटी है, पैसेज में कुछ दिया गया है, जैसे पैसेज में कुछ घटनाएँ ही होती हैं, कोई इश्यू होता है, तो उसका जो नेचुरल या फिर उससे जो डायरेक्ट रिज़ल्ट निकल कर आएगा, वही आपके कोरोलरी का आंसर होगा कि स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ निकल कर आ रही है। कोई घटना दी हुई है, इससे तो यही परिणाम निकलना है। नेचुरली आ रहा है वही, एकदम डायरेक्ट रिज़ल्ट है। तो ऐसा जो डायरेक्ट आपको मिले, नेचुरली मिले, उसे आप मानेंगे कोरोलरी का आंसर। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है? क्यों कोरोलरी को यूज़ किया जाता है? टू अंडरस्टैंड द नेचुरल आउटकम ऑफ सम इवेंट। अब पता करना हो कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं या कोई घटना ऐसी घटी है, तो इसका स्वाभाविक रूप से नेचुरली क्या रिज़ल्ट परिणाम आने वाला है आगे जाकर। इस तरह की समझ अगर डेवलप करनी हो, तो वहाँ पे कोरोलरी का यूज़ करते हैं। पता लगाना कि एक घटना के होने से कौन-सा दूसरा घटना सीधा जुड़ा हुआ है। अब देखिए कोई एक घटना घटी, तो उससे दूसरी घटना कनेक्टेड हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने बात की कि वॉर हो रही है, तो उससे लोगों की जानें जाएँगी। बारिश में आप खड़े हैं तो आप भीगेंगे, आप दौड़ रहे हैं तो आप थकेंगे। तो नेचुरली ये हुआ है तो ये होगा। तो ऐसा जब चीज़ समझना हो कि आगे क्या होगा, ये सब प्लानिंग की बातें होती हैं। तो अगर ये चीज़ आगे की समझनी हो, तो हम कोरोलरी का यूज़ करते हैं, ये उसका दूसरा पर्पस है। अब आते हैं फाइनली उस बात पर कि अगर कोरोलरी पर पैसेज आया हुआ है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे? सबसे पहले फाइंड कोर, आपको कोर ढूँढना चाहिए। कोर मैं किसे कहता हूँ? कि अगर पैसेज दी हुई है, तो पैसेज को अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको एक लाइन में समेट के समराइज़ करके मुझे बताइए, या फिर मैं कोर उसे कहूँगा जो सेंट्रल पॉइंट होता है। मीन्स उस पूरे पैसेज में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस बात पर दी गई है,
या फिर उस पैसेज को पढ़ने के बाद अगर आप कुछ सोचें कि इसमें किस पर फ़ोकस किया गया है, तो वो मेन पार्ट क्या होगा? उसे ही मैं कोर कहता हूँ। तो आपको सबसे पहले उसको पढ़ने के बाद, पैसेज को पढ़ने के बाद, उस आधार पर एक कोर दिमाग में सोचना चाहिए। अब उसके अनुसार फिर आप क्या कीजिए आगे, एलिमिनेट व्हिच डज़ नॉट मैच कोर। अब ऑप्शंस पे आके आप देखिए कि उस कोर से कौन-कौन सा मैच नहीं करता है। अगर कोई ऐसा है कि उससे मैच नहीं करता है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और एलिमिनेट व्हिच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जिसकी चर्चा पैसेज में नहीं की गई है। देखिए, आपको जो आंसर करनी है, वो कंप्लीटली पैसेज बेस्ड होना चाहिए, एब्सोल्यूटली पैसेज बेस्ड होना चाहिए। हो सकता है वो ऑप्शन जो है, अपने आप में सही हो, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग वो सही ना हो। तो अगर ऐसा है, तो आप उसे हटा दीजिए क्योंकि आपको जो भी करना है वो पैसेज के अकॉर्डिंग ही करना है, चाहे वो आपको सही लगे या गलत लगे। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग सही है, तो वो सही है, नहीं है तो नहीं। फिर अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। ऑप्शंस में कभी-कभी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज़, ऑल। इस तरह के वर्ड्स यूपीएससी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ऐसे वर्ड्स आपको मिलें, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। वैसे वर्ड्स जिस भी ऑप्शन में मिले आपको उसे आप हटा दीजिए। और अवॉइड इर्रेलेवेंट वंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ओन साइड। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें कोई इर्रेलेवेंट वर्ड अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है, इर्रेलेवेंट वर्ड कहने का मतलब फॉर एग्जांपल कि एक पैसेज आया है ओशियानिक पॉल्यूशन के ऊपर, ओशन पॉल्यूशन पे ऊपर पैसेज आया है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है वो किस पर बात कर रहा है? पैसिफिक ओशन के पॉल्यूशन पर या फिर अरेबियन सी के पॉल्यूशन पर। तो पैसेज तो दिया गया है ओशन पॉल्यूशन पर, मतलब ओवरऑल पूरे ओशन की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है पैसिफिक ओशन का पॉल्यूशन या फिर अरब सागर का पॉल्यूशन, बे ऑफ बंगाल का पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन। तो बात तो वही है ओशन, लेकिन ये स्पेसिफिक वर्ड जो है पैसिफिक, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये पैसेज में नहीं लिखा गया है। तो अगर ऐसा कोई आपको मिल जाता है कि अपनी तरफ से उसने जोड़ दिया है, तो उसे भी आप अवॉइड करें। तब जो आपका ऑप्शन बचेगा, वो आपका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, कोरोलरी के बारे में मुझे ये बातें करनी थी। आप एक बार देख लें इसको। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।